एक 19 साल की लड़की अपने बर्थडे मनाने जाती है और अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पार्टी में मौजूद 17 दोस्तों के डीएनए सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन कहानी में तभी एक खौफनाक इतने अजीब ट्विस्ट आता है जिसे सुनकर देश के सबसे बड़े एजेंसी सीबीआई के भी होश उड़ गए थे। आखिर एक नौजवान लड़की के बॉडी के अंदर एक मेल यानी मर्द का दिल कैसे मिला, जबकि उसकी बॉडी में कोई सर्जरी की रिकॉर्ड भी नहीं था और उसकी बॉडी पर मिले सीमेंट सैंपल्स उस रात मौजूद 17 दोस्तों में से किसी से भी मैच नहीं हुआ था। आखिर 2 अक्टूबर 2012 की उस रात दोस्तों की उस महफिल में ऐसा कौन से गुनहगार छुपा था जिसने एक हंसते खिलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए तबाह कर दी थी। इस गहरी अनसॉल्व मिस्ट्री को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो उस पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र की पुणे में। पुणे के रहने वाली सनम हसन नाम की एक लड़की से। इस लड़की की उम्र महज 19 साल थी। ये पुणे में रहकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा था और 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। इसका बाकी परिवार मुंबई में रहती थी। वैसे तो इस परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सनम हसन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपना खुद का कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो मुंबई से पुणे आ गई थी और यहीं पे रहते हुए वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा था और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मुंबई की फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एल्डो का एक जाना माना शोरूम था। वहाँ पे काम करके वो अपनी खर्चे उठाती थी और साथ ही वो फुटबॉल भी खेलती थी। इसके माता पिता भी उसे बहुत खुश थे और अक्सर उसे मिलने पुणे आया करते थे। पुणे में रहते हुए सनम हसन की काफी सारे दोस्त बन गए थे, कॉलेज में भी और जहाँ वो काम करती थी वहाँ पे भी सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। वैसे 2 अक्टूबर 2012 सुनते ही हम लोगों को दृश्यम मूवी याद आता है, लेकिन असल में उस दिन भी एक बड़ी घटना घट चुका था, एक रियल लाइफ घटना जिसको सुनते ही पूरे देश कांप उठे थे। तो उस दिन सनम हसन का बर्थडे था और इसी वजह से उसके माता पिता मुंबई से उसे मिलने के लिए आया था और पुणे आते ही उसके साथ पूरा दिन बिताते हैं। फैमिली खुश थी, साथ में घूमते हैं, खाना खाते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दौरान सनम बताती है अपने माता पिता को कि उसके बर्थडे पर उसके दोस्तों ने रात में एक पार्टी रखा है। दरअसल एल्डो के शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम था मोहनीश विजय। इसी ने सनम के बर्थडे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया था। सनम पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और रात को अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। उसके पेरेंट्स और भाई होटल में ही रुक जाते हैं। होटल से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक दोस्त के फ्लैट में ये गैदरिंग रखी जाती है और यही से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहाँ से सब कुछ बदल जाता है। रात बीत जाती है और अगले दिन यानी 3 अक्टूबर 2012 आ जाती है। सुबह लगभग 8 बजे मोहनीश विजय सनम के पिता को कॉल करता है और कहता है कि वो तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल पर पहुंच जाए। सनम की तबीयत बहुत खराब है। सनम की पेरेंट्स जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि सनम की डेथ हो चुकी है। ये खबर उनके लिए एक बहुत बड़ी झटका थी, क्योंकि एक दिन पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। वो लोग साथ घूमे, वो लोग मौज मस्ती की, वो लोग खाना वाना खाए, लेकिन अगली ही सुबह उनकी बेटी की डेथ हो जाती है और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पे पहुंच जाती है। प्रारंभिक जांच के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब रिपोर्ट सामने तो उसमें एक्सेसिव अल्कोहल का जिक्र तो था, लेकिन दूसरी तरफ फोरेंसिक लैब से एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने सबके होश उड़ा दिया था। सनम के विसेरा और ऑर्गन्स के जो सैंपल्स लैब भेजे गए थे, उनमें से हार्ट यानी दिल का जो सैंपल था वो एक लड़की का नहीं बल्कि एक लड़का का था, एक मेल का था, एक मर्द का था। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या सनम हसन की कभी कोई बड़ी सर्जरी हुआ था जहाँ पे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था? परिवार ने ये चीज साफ मना कर दिया था। तो फिर ये पोस्टमार्टम करने वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने जानबूझकर यह गलती की और क्या किसी और की दिल के सैंपल के साथ बदल दिया गया था? और ये एक ऐसा रहस्य था जिसको इन्वेस्टिगेटर को बहुत ही ज्यादा गुमराह कर दिया था। मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशन ने ये संकेत दिया कि हार्ट से जुड़ी रिपोर्ट में संभावित टेक्निकल या फिर प्रोसीड्यूरल कंफ्यूजन हो सकता है। ये बात आगे चलकर पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। अब पुलिस के सामने कई बड़े सवाल थे। 1, तो सनम की डेथ किस परिस्थिति में हुई थी? 2, पार्टी में क्या एग्जैक्टली हुआ था? और 3, रिपोर्ट में सामने आई ये अजीब बातों की सच्चाई क्या थी? पुलिस ने उस रात पार्टी में मौजूद सभी 17 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए थे और सभी के डीएनए सैंपल लिए। इन्वेस्टिगेटर को पूरी उम्मीद थी कि सनम के कपड़ों और बॉडी पर मिले सैंपल्स इन 17 लोगों में से किसी न किसी एक का तो जरूर मैच होगा और गुनहगार ऑब्वियसली बहुत ही जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन जब फोरेंसिक लैब ने डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट आई तो सन्नाटा खींच गई थी। वो सीमेंट सैंपल उस पार्टी में मौजूद एक भी दोस्तों का नहीं था। यानी उस रात उन दोस्तों में से 17 लोगों के अलावा एक 18 पर्सन भी था, जिसे सब
छिपा रहे थे या फिर फोरेंसिक लैब में कोई बहुत ही बड़ा गोलमाल चल रहा था। और इसके बाद ना केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। एक तरफ तो डीएनए रिपोर्ट से कोई स्पष्ट नतीजा नहीं मिल रहा था और दूसरी तरफ मेडिकल ऑब्जर्वेशन ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। पुलिस ने मोहनीश विजय से भी उस रात के बारे में विस्तार से बात की थी। उसके बयान के अनुसार बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान सनम ने अल्कोहल कंज्यूम की थी और रात भरने के साथ उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। कुछ समय बाद उसे आराम करने के लिए कमरे में सुला दिया गया था और अगली सुबह जब लोग उसे देखने गए तो उसकी स्थिति गंभीर थी। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था और जहां डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था। अब तक पुलिस के पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीड नहीं था या फिर सबूत नहीं था जिसके बुनियाद पे केस को आगे बढ़ाया जाए और इसी कारण से इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे वो साल 2014 आ गया। सनम के परिवार की मांग पर ये केस को सीबीआई को हैंडल कर दिया गया था। सीबीआई ने सारे उपलब्ध तथ्यों को जोड़कर इस केस को दोबारा गहराई इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन 17 लोगों की बयान और रिपोर्ट्स को दोबारा चेक किया गया था जो उस रात पार्टी में मौजूद था। डीएनए रिपोर्ट्स को भी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इतने सारे जांच के बाद भी ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया था जो किसी एक व्यक्ति को सीधे तौर पर उस घटना से जोड़ सके। सीबीआई के सामने ना एक और बड़ा सवाल था। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई वो इतनी हैरान कर देने वाली बात आखिर कैसे हुआ था। इस सवाल की जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया की भी जांच की थी। इस दौरान मालूम चला कि जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम हुआ था उस दिन उसके अलावा कुछ और बॉडीज का भी पोस्टमार्टम किया गया था। नियमों के अनुसार पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए थी लेकिन उस दिन ऐसा नहीं किया गया था। सीबीआई की जांच में ये संभावना सामने आई कि पोस्टमार्टम या फिर कोई मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के दौरान किसी प्रकार का प्रोसीजरल एरर भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी देखा कि रिकॉर्ड्स में मौजूद कुछ इंफॉर्मेशन ने इस केस को और ज्यादा उलझ दिया था। हालांकि किसी भी थ्योरी को पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं थी और इस प्रकार मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा विवाद कुछ हद तक सामने भी आया था। लेकिन केस का सबसे बड़ा सवाल अब भी अपने जगह बना हुआ था। आखिर सनम के डेथ से पहले हुआ क्या था और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को कई साल लग गया था। फिर साल आया 2016 जब सीबीआई को किसी भी दिशा नहीं मिल रही थी, लीड नहीं मिली तो एजेंसी ने कोर्ट से एक विशेष अनुमति मांगी। अनुमति ये थी कि सनम की लाश को दोबारा कब्र से बाहर निकाला जाए सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए ताकि नए फोरेंसिक टेस्ट किए जा सके। कोर्ट की अनुमति मिल गई थी और उसके बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी की गई और नए सैंपल्स को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था। इन्वेस्टिगेटर्स को उम्मीद था कि ये शायद नए टेस्ट करने के बाद कोई नई जानकारी सामने जरूर आएगी, लेकिन रिपोर्ट्स आने के बाद भी केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। ऐसा कोई फोरेंसिक एविडेंस सामने नहीं आया जो किसी भी एक व्यक्ति को एक मुख्य सस्पेक्ट के रूप में पेश किया जाए। और दूसरी तरफ सनम के माता पिता का मानना था कि उनकी बेटी फिजिकली फिट थी, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एक्टिवली भाग ले रही थी और उनके अनुसार उसकी अचानक डेथ के पीछे कुछ ऐसा पहलू हो सकता है जो अब तक सामने नहीं आया हो। ये परिवार लगातार नए और सच्चाई की तलाश में बना रहा और सीबीआई ने भी हर संभावित एंगल से इन्वेस्टिगेशन की। व्यक्तिगत संबंधों से लेकर सोशल सर्कल तक, कॉलेज के लोगों से लेकर कॉलिग्स तक कई लोगों से पूछताछ की गई, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी की गई, स्टेटमेंट को क्रॉस चेक किया गया, फोरेंसिक रिपोर्ट्स को बार बार रिव्यू किया गया। लेकिन इतनी विस्तारित इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई ऐसी ठोस सबूत सामने नहीं आया था और इसी वजह से ये मामला भारत के उन चुनिंदा केसेस में से शामिल हो गया जहाँ पे लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद भी हर सवालों का जवाब नहीं मिल पाया कभी। आज भी इस केस को लेकर कई लोगों का बहुत सारा सवाल मन में मौजूद है। क्या ये एक अनफॉर्चुनेट मेडिकल इमरजेंसी थी, मेडिकल फॉल्ट थी, क्या इसमें कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कभी सामने नहीं आया था, या फिर ऐसा कोई है जो पहले से ही फॉरेंसिक के साथ मिलकर इस केस को उलझ दिया था, या फिर सच्चाई अब भी किसी रिकॉर्ड्स या फिर कोई परिस्थिति के बीच में छुपा है। और सनम की मौत के 14 साल के बाद भी इन सवालों का कोई निश्चित जवाब सामने नहीं आया है। ये फाइल आज भी बंद है लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य आज भी जिंदा है। मगर गाइस, ये केस एक अनसुलझी मिस्ट्री नहीं है बल्कि हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा सीख है। आज के इस दौर में जब हमारे बच्चे या फिर हमारे भाई बहन घर से दूर दोस्तों के बीच अपनी अलग से एक दुनिया बसाते हैं तो एक माता पिता या फिर भाई बहन होने के रूप में हमारा फर्ज होता है कि उनके दोस्तों को जाने, उनके माहौल को समझे और सबसे जरूरी अपने और उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता बनाइए जहाँ पे उन्हें आपसे कुछ भी छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि पता है कभी कभी एक छोटा सा झिझक ना एक बहुत ही बड़ा हादसे की वजह बन जाती है। तो अब इस केस को पूरे सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या यह सच में एक मेडिकल गलती थी या फिर उस रात उस कमरे में कोई ऐसा सच दफन हो गया हो जो कभी बाहर ही नहीं आया।
अपने विचार कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के केसेस पर बात करनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन छोटे भाई या फिर बहन के साथ, उनको सावधान कीजिएगा। और अगर आपको अनसोल्व्ड मिस्ट्री केसेस पसंद है देखना तो फिर ये वाला वीडियो पे क्लिक कर लेना। मैं आपसे वे पे मिलता हूँ, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।